तो कल के लेक्चर में मास पे डिस्कस किया था हमने, उसके अलावा हमने ये बात की थी कि वेट जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे और कितना वेट होगा मून पे। अर्थ पे अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला रहेगा mg, w इज इक्वल टू mg। इससे आप लोग ये बता सकते हैं कि अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। आपको क्वेश्चन में मास गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, जी की वैल्यू होती है 9.8, तो जितना भी मास गिवन है मल्टीप्लाई में 9.8 करेंगे, उससे आप लोग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वेट फोर्स होता है यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना उसका जितना भी वेट फोर्स है वही क्या है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है जो वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग, मैंने आपको एक प्रूफ बताया था, वो प्रूफ ये था दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मैं ये नहीं बोल रहा वेट ऑन द मून, या ऐसा नहीं बोल रहा कि वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द मून नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ऑब्जेक्ट का वेट बता रहे हैं किस पर, मून पे, वो कितना होता है 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक, और इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया था कि कैसे किया जा सकता है। अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कल बता दूंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 143। How does the force of gravitation between the two objects changes when the distance between them is reduced to half? ये कह रहा है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा, जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहली बात, हम लोग ये रिलेशन पढ़ चुके हैं दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और ये भी अभी आपको बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। तो पहले डिस्टेंस r थी, अभी डिस्टेंस क्या कर दी गई r/2, और डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो दिस विल बी फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/r² 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी r² एंड 2² विल बी 4। रेसिप्रोकल करेंगे, द रेसिप्रोकल विल बी 4/r²। अब ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट इक्वेशन है जब डिस्टेंस r थी, और ये वो वाला केस है जब डिस्टेंस r/2 कर दी गई है, मतलब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। सो दिस इज द सेकंड केस। अब आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए, इस केस में जो फोर्स है और इस केस में जो फोर्स है क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, सो दिस विल बी 4 टाइम्स। तो आप सिंपली इसमें आंसर लिखेंगे, if the distance between the object is reduced to half, then the force between the object will become 4 times। जो फोर्स है ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे काम करता है लेकिन वो डिपेंड करता है उनके मासेस पे। व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट है। जो हैवीयर ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ये हम लोग फॉर्मूला, इससे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आएगा और डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें ये वाली क्वांटिटीज तो फिक्स हैं, क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये Gme/r² को हमने सॉल्व करके क्या लिखा था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखा था। तो इसमें ये तो कांस्टेंट है 9.8 है अर्थ के ऊपर, क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा। तो मास अगर हैवियर होगा तो उसका वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट को तो जल्दी गिरना चाहिए क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको धीरे आना चाहिए क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। देखो फोर्स तो डिफरेंट है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो चेंजिंग नहीं है। तो पर सेकंड जो स्पीड में चेंज आएगा वो फिक्स है। पर सेकंड जो स्पीड में चेंज आएगा, जैसे कि आप अगर g की वैल्यू 9.8 लेते हैं या 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 है,
तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड में 10 का ही चेंज आएगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लाइट ऑब्जेक्ट है या हैवी ऑब्जेक्ट है। लेकिन फोर्स चेंज होगा क्या? फोर्स तो चेंज होगा। जैसे कि कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोग्राम का है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम mg से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वेट आएगा, इसका वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी 5 into 10, g को 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, सो दिस विल एक्सपीरियंस 50 न्यूटन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इट विल एक्सपीरियंस 10 किलोग्राम into gravitational acceleration 10, so this will be experience 100 न्यूटन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स तो दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों के चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी सेम है, क्योंकि जितना मास इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में क्या इंक्रीज हो जाता है? फोर्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक्सीलरेशन क्या रहता है? एक्सीलरेशन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब एक्सीलरेशन का अगर आप फॉर्मूला बनाते हो, W इज इक्वल टू mg होता है क्या? तो यहां से अगर आप g का फॉर्मूला बनाते हो तो क्या आ जाएगा? W/m आएगा। अब यहां से ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 50, और 50 डिवाइड बाय 5 करोगे, g की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। यहां पर अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास, ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है? 100 डिवाइड बाय 10, फिर से 10 आ जाएगा क्या? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जितना उसका मास इंक्रीज होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या रहे? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसके अंदर, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, और जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम टाइम पे अर्थ को रीच करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो उसका आंसर होगा वो दोनों सेम टाइम पे अर्थ पर पहुंचेंगे। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी में कैसा चेंज आएगा? अगर दोनों सेम हाइट पर है, जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये सेम हाइट पर है तो दोनों एक साथ ग्राउंड को क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, एक ही टाइम पे, स्ट्राइक करेंगे दोनों। एक लाइट और एक हैवी हो, तो वही तो बता रहा हूं मैं, और क्या बता रहा हूं? तो मास भी तो ज्यादा है ना। अब 100 न्यूटन का फोर्स 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में पर सेकंड 10 की स्पीड चेंज कर पाता है। इसमें 50 न्यूटन का फोर्स 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में पर सेकंड 10 का चेंज कर पा रहा है। तो अगर मास बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया उसी रेशो में, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जो भी ऑब्जेक्ट फॉल होंगे वो सेम स्पीड से नीचे आएंगे और एक ही टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। कंडीशन बस सिर्फ एक ही है कि दोनों को सेम हाइट से रिलीज करेंगे एट द सेम टाइम, सेम हाइट से रिलीज करेंगे और सेम टाइम पे रिलीज करेंगे, तो दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा सारे ऑब्जेक्ट के लिए। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लाइट ऑब्जेक्ट है या हैवी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक स्पेशल केस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसमें अगर हम इसमें एयर ड्रैग को कंसिस्ट करते हैं, एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस को, ड्रैग को या एयर रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि आपको एक फेदर दे दिया गया, बर्ड का जो पंख होता है उसको फेदर, तो वो फेदर जो है उसको आपने रिलीज किया और दूसरी तरफ आपने 5 किलोग्राम की बॉल को रिलीज किया, तो हम देखते हैं कि जो बॉल है वो तो जल्दी से नीचे आ जाएगी, फेदर को नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, अब ऊपर की तरफ एक एयर रेजिस्टेंस से फोर्स लगेगा, जिससे नेट फोर्स कम हो जाएगा। नेट फोर्स के कम होने से उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा फिर। तो अगर वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो उस केस में अगर आप फेदर को रिलीज करोगे, एक बॉल को रिलीज करोगे, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, फेदर धीरे धीरे क्यों आ रहा है? उसकी वेलोसिटी बढ़ने का कारण क्या है? वेलोसिटी ना बढ़ने का कारण क्या है? एयर रेजिस्टेंस। उस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो एयर रेजिस्टेंस को तो कंसीडर नहीं कर रहे ना। उसी केस के लिए ये बोला जा रहा है कि दोनों के लिए सेम होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो वो सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर वो फ्री फॉल नहीं रहेगा। फिर अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो फ्री फॉल नहीं रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पार्टिकल इससे कोलाइड करेगा और फोर्स किस तरफ लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में वो नीचे नहीं आ रहा,
इसमें ऊपर की तरफ भी एक फोर्स काम कर रहा है, तो अब नेट फोर्स निकालेंगे क्या? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नेट फोर्स की बात की जाएगी? अब नेट फोर्स की बात की जाएगी। 100 न्यूटन का वेट फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऊपर की तरफ कुछ 5, 6 या 10 न्यूटन का अपर डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो नेट फोर्स 90 हो जाएगा। अब उसके लिए एक्सेलरेशन फिर 9.8 नहीं आएगा, उसकी स्पीड में जो चेंज होगा वो डिफरेंट होगा फिर। तो वैक्यूम के लिए ये कंडीशन बोली जा रही है, वैक्यूम में दोनों सेम टाइम पे रीच करेंगे, एक ही टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी कि 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पे रखा जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो हमने 9.8 न्यूटन कैलकुलेट किया था ऑलरेडी। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्टेड द मून with a force that is greater or smaller or same as the force with which the moon attracts the earth? Why? ये मैंने आपको पहले दिन क्लियर कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम फोर्स होंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ यहाँ पर ओबे होगा। अर्थ मून को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, मून भी अर्थ को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पर ये अर्थ है, ये मून है, ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, दे विल ओबे द एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें पूछा गया है कि द फोर्स विल बी ग्रेटर, स्मॉलर और सेम, तो आंसर आएगा द फोर्स विल बी द सेम एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर दिया जाएगा, as per the Newton's third law of motion, action reaction forces are always equal. Next question, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? ये कह रहा है कि अगर अर्थ जो है वो मून पर जो फोर्स लगा रही है, मून अर्थ पे सेम फोर्स लगा रहा है, तो जो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं जा रही है? उसका रीजन है मास। उसका रीजन क्या है? मास। अब हम लोग एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला बनाए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20, यही कैलकुलेट किया था हमने। अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स है? 2.01 या 2 ले लेते हैं इसको, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। अगर हम इन नंबर्स को छोड़ दें तो पावर्स को सॉल्व करते हैं सिर्फ, ये 10 टू द पावर 20 है, ये 10 टू द पावर 24 है, ये अपस्टेयर्स में आएगा तो -24, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -24, दिस विल बी 10 टू द पावर -4 न्यूटन, 10 टू द पावर -4 न्यूटन, 0.001 न्यूटन। तो अर्थ सिर्फ इतना सा एक्सीलरेशन क्या कर रही है, ये हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको किस में लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एंड दिस एक्सीलरेशन इज नेग्लिजिबल, 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ आपको चलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है? नेग्लिजिबल है, 0.001 है, 10 टू द पावर -4 है, बहुत स्मॉल वैल्यू है इसकी। तो इसके सॉल्यूशन में आप लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ड्यू टू द वेरी लार्ज मास ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि अर्थ का मास हायर होने की वजह से, ग्रेटर होने की वजह से, वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है इससे स्मॉल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। कैसा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा? स्मॉल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये पता नहीं लगता हमें। Hence we do not see the earth move towards the moon, इसलिए हम ये नहीं देख पाते हैं कि जो अर्थ है वो किस तरफ जा रही है? मून की तरफ जा रही है। यस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर।
अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो फोर्स का क्या होगा? फोर्स विल बी डबल्ड, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जनरल कंडीशन लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। दिस क्वेश्चन नंबर इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के लिए जनरल कंडीशन ये है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो फोर्स है इसको हम लोग F1 से लिख देते हैं, फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा कंसीडरेशन है, एजम्पशन है। अब फर्स्ट केस में क्या बोला गया? इफ मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है, तो मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका मास 2m1 हो चुका है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास अभी भी क्या है? m2, और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया, डिस्टेंस आ रही है। तो इस केस में फोर्स क्या आएगा? F इज इक्वल टू जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सो दिस विल बी F इज इक्वल टू 2 को आगे लिख देते हैं 2g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सेकंड केस है तो इसको F2 से लिख देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग करेंगे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन क्या है? F2, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? F1। F2 की वैल्यू है 2g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय F1 की वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल हो रही है, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। F1 इधर डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो दिस विल बी F2 इज इक्वल टू 2 इंटू F1। बस यही तो हमारा सॉल्यूशन है कि फोर्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले जितना भी फोर्स था F1 था उसका कितना टाइम्स हो चुका है? 2 टाइम्स हो चुका है। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, द फोर्स विल बिकम 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। पहले डिस्टेंस को डबल करते हैं, फिर इसको ट्रिपल करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स की भी पूछा है, कितने टाइम्स। अब सेकंड केस है, सेकंड केस में मास को तो चेंज नहीं किया गया, डिस्टेंस इज डबल्ड 2 टाइम्स, 2r हो चुकी है डिस्टेंस। तो इस केस में जो फोर्स आएगा उसको F3 से लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले फोर्स को हमने F2 से लिखा था जब मास को डबल किया गया था। तो इसमें इसको F3 से लिख दिया हमने, और G मास है m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड नहीं, सेकंड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे, फर्स्ट से। सो थर्ड इक्वेशन इज F3, फर्स्ट इक्वेशन इज F1। F3 की वैल्यू क्या है? G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर डिवाइड बाय G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सिमिलर क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी F3 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। F1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, सो दिस विल बी 1 अपॉन 4 इंटू F1, सो द फोर्स विल बिकम 1/4। अगर डिस्टेंस को डबल किया जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा आपको। ट्रिपल होगा तो 1/9 हो जाएगा। इसमें बोला गया द डिस्टेंस विल बी ट्रिपल्ड, 3 टाइम्स कर दी गई है डिस्टेंस। तो उस केस में जो फोर्स आएगा दैट फोर्स विल बी 1/9 ऑफ द इनिशियल फोर्स। पहले जितना भी फोर्स था उसका कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/9 टाइम्स हो जाएगा। देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया जाएगा तो उस केस में
फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 टाइम्स। अभी ये इसका थर्ड पार्ट है और फोर्सेज हम लोग F4 तक लिख चुके हैं, तो ये वाला जो फोर्स होगा इसको F5 से लिख देंगे। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो 2m1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास भी डबल कर दिया गया, लेकिन डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया, डिस्टेंस आ रही है। सो दिस फोर्स विल बी गिवन बाय F5 G 2m1, this is the mass of second object 2m2 divided by distance square r square, and this is the equation number 5. So we will divide equation 5 by equation first. Equation 5 is F5 or equation first is F1. F5 is, this will be 2 into 2, 4 G m1 m2 upon r square divided by G r square. This will be cancelled out. So F5 is equal to F1 equal to 4. ये डिवाइड में F1 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, so this will be force will become 4 times. The force will become 4 times. Next question. What is the importance of universal law of gravitation? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि कौन कौन से फिनोमेना को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ जिस फोर्स से सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको भी इसी फिनोमेना से बता सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे बाइंड रहते हैं, एस्केप नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो भी किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। प्लैनेट्स का मोशन, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। And high tide and low tide in the oceans, this can also be explained by the universal law of gravitation. लेकिन उसके लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। What is the acceleration of free fall? What is the acceleration of free fall? इसमें आपको सुनना है, लिसन। देखो इसने फ्री फॉल के एक्सीलरेशन के बारे में पूछा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है इस फिनोमेना को फ्री फॉल बोला जाता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए बस इसका मोशन। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। और फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी पर सेकेंड, वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इट इज डिनोटेड बाय जी।